गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन अटेंडिंग दिस क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। हम लोग मनी एंड बैंकिंग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर में हमने ये समझने की कोशिश की कि मनी का मतलब क्या है। तो मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे लोग लेन देन के लिए सामान्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं। Money is anything which is generally accepted by the people for transactions of various goods and इस तरह से हमने मुद्रा का मतलब समझा था। मुद्रा के काम क्या होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, इस तरह से। डिमांड फॉर मनी, व्हाट इज डिमांड फॉर मनी, व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, और ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड इन बाय व्हिच प्रोसेस, और डिमांड फॉर मनी इज हायर देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मनी की मांग बढ़ जाती है तो ब्याज दर पे क्या असर होगा, यदि मनी की सप्लाई वहीं पर रहे तो। इसी तरह से ये सारी चीजें हमने देखी थी पिछली वाली क्लास में। तो एक मनी का मतलब डिमांड, सप्लाई, ब्याज दर, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। और मैं आपको ये बोल के गया था कि अगली वाली क्लास में हम लोग रेट्स एंड रेशियोज वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो उसकी हेडिंग हम लगा लेते हैं। आप अपने नोट्स को ओपन कर लें और इस तरह से ये हेडिंग लगा लें, रेट्स एंड रेशियो। रेट्स एंड रेशियो हिंदी में इसको हम कहेंगे दरें और अनुपात। अलग अलग प्रकार की दरें जो आप पढ़ते हो, बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह वगैरह, वो सारी दरें हम लोग देखेंगे। राइट, ये आपका हेडिंग है, रेट्स एंड रेशियो। राइट। टेस्ट पेपर एक दो दिन में रुक के डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि कई लोगों को नहीं मिला है। तो एक दो दिन वेट करके फिर मैं डिस्कस, तो उसमें आपको सही उत्तर पता लग जाएंगे। वैसे तो आंसर की दी हुई है, लेकिन फिर भी अगर उसमें ऊपर नीचे होता है या आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, तो वो एक्सप्लेनेशन होगा, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कोई आंसर आपका गलत है तो क्यों हुआ है और सही है तो क्यों। राइट। तो फर्स्ट आप ले लीजिए, बैंक रेट। बैंक रेट फिर में इसको कहेंगे बैंक दर। रेट, लेंडिंग रेट, चार्ज्ड बाय द आरबीआई फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। इट इज implemented the rate of rediscounting of first category
कॉमर्शियल हिंदी में लिख रहा हूँ। रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याज। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होती है? के लिए हम लिखेंगे रिज़र्व बैंक इसे प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों पुनर्कटौती पुनर्कटौती के रूप में लागू करता है। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, धीरे-धीरे और आराम से पढ़ेंगे एकाग्रता के साथ, तब सारी चीज़ें समझ में आएगी। रिज़र्व बैंक इसे प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती देखिए, पुनर्कटौती एक और लिखिए पुनर्कटौती की दर इस और लिखिए पुनर्कटौती की के रूप में लागू करता है, राइट? एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर, रिज़र्व बैंक इसे प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती की दर के रूप में लागू करता है। ये चीज़ हमने इंग्लिश में लिखी, राइट? अब यहाँ पर ये वाणिज्यिक बिल क्या होते हैं? एक लैंग्वेज आई ना ये वाणिज्यिक, और ये पुनर्कटौती की दर कैसे काम करती है, मैं सब न्यूमेरिकल देकर आपको पहले इनकी परिभाषा कर लेते हैं हम वाणिज्यिक बिलों की, राइट? तो हिंदी मीडियम वाले इसी के नीचे लिखिए वाणिज्यिक बिल बिल का मतलब यहाँ रसीद से नहीं है, जैसे हम दुकान पे कोई सामान लेते हैं तो हम कहते हैं बिल दे दो आप, तो वो मतलब नहीं है। इससे बिल शब्द इकोनॉमिक्स में आगे भी यूज होता है, जैसे ट्रेजरी बिल आपने नाम सुना, इस बार का पीटी पेपर देखा होगा आप, तो ट्रेजरी बिल मार्केट एक शब्द आया था, ट्रेजरी बिल शब्द आपने सुना होगा। तो ऐसे बिल का मतलब हर जगह रसीद से नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। बाकी मैं बताता हूँ, ट्रेजरी बिल आएंगे तो उनकी परिभाषा उस समय पर लिखेंगे हम लोग, और वाणिज्यिक बिलों के बारे में मैं आपको और आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना, थोड़ा इशारे से समझ, राइट? क्योंकि आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, जीएस के लिए पढ़ना है। वाणिज्यिक बिल अंडरलाइन कर लो चाहे, व्यापारियों द्वारा व्यापारियों द्वारा वस्तुओं अथवा धन का लेन देन करने के लिए जारी किए जाते हैं। जारी का मतलब क्या होता है? इश्यू करना, इंग्लिश में लिख दिया, जारी किए जाते हैं। मैं सब समझा दूंगा आपको, आप धैर्य रखिए। किए जाते हैं यदि कोई बैंक उन पर गारंटी दे देता है, तो वे प्रथम श्रेणी के हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास हो जाते हैं, प्रथम श्रेणी के
हो जाते हैं। नाउ आई एम राइटिंग इन इंग्लिश। द कॉमर्शियल बिल्स आर issued by traders for exchanging goods. Commercial bills are issued by traders for exchange goods or money. If any bank provides guarantee on them, then they become first category commercial bill. तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये समझाता हूँ। व्यापारी ये बिल निकालते हैं, जिनको कॉमर्शियल बिल कहते हैं। ये कैसे इनका रूप होता है और कैसे वस्तुओं या धन का लेन-देन इससे करते हैं, ये मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। एक एग्जाम्पल हम लोग तैयार करेंगे और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमनली उस एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में मतलब तैयार करूँगा उस एग्जाम्पल को, उसमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है। एक बिल वगैरह बनाएँगे, 2 व्यापारी दिखाएँगे, एक बैंक दिखाएँगे, एक रिज़र्व बैंक दिखाएँगे। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो जो बैंक रेट है, वो डिस्काउंट रेट के रूप में काम करती है, पुनर्कटौती की दर के रूप में काम करती है। कटौती नाम सुना होगा आपने, बट्टा नाम सुना होगा आपने। मैथमेटिक्स में आपने बट्टे की दरें कैलकुलेट की होंगी इस तरह से। तो ज़्यादा बोलने की जगह मैं न्यूमेरिकल इस्तेमाल करूँगा इसमें और हम काम करते हैं। तो आप ऐसे कर लें एग्ज़ाम्पल both Hindi and English medium people they should go for writing this example. तो एग्जाम्पल के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अ, एक ए नाम का व्यक्ति लिया, देयर इज अ पर्सन ए, एक बी है, एक बैंक हमें लेना पड़ेगा। तो हमने एक बैंक लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को बी, और एक हमने लिया आरबीआई। आरबीआई इज नेसेसरी टू बी टेकन हियर, व्हाई? बिकॉज बैंक रेट इज चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक आरबीआई। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से जो वसूलता है, ऐसा डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था ऊपर। तो यू नीड is one party the central bank, that is RBI in our country, and one commercial bank at least, इनके बीच में रिलेशन बनेगा। ये दो ट्रेडर्स हैं, ए और बी। ठीक है, मैं थोड़ा अब इसमें एग्जांपल उठा रहे हैं हम लोग। ए जो है, ए परचेजेज गुड्स फ्रॉम बी। ए बी से कुछ वस्तुएं खरीदता है, जिनकी वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं। बता रहा हूँ थोड़ा। ए सामान खरीदता है बी से ₹100 के, ₹100 की वस्तु खरीदता है, गुड्स। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमनली से एग्जांपल हो। बी से ए ₹100 का गुड्स खरीदता है, कोई भी वस्तु खरीदता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ए के पास पैसे नहीं, तो वो एक बिल दे रहा है इसको। बिल में वादा होता है कि मैं आपको इतने रुपए इतने टाइम के बाद दे दूंगा, ऐसा एक प्रॉमिस होता है। देखते हैं ये क्या करता है, इसको एक बिल देता है। बिल का प्रारूप इस तरह का होता है लगता है।
A purchases goods of rupees 100 from B, and A is not having any money, but he is giving a kind of commercial bill. एक वाणिज्यिक बिल देता है जिसमें वो वादा करता है। किस चीज़ का वादा कर रहा है? जैसे कि मैं आपको ₹100 दूँगा। तो इस बिल नाम की जो लैंग्वेज है, इसमें एक अमाउंट लिखी हुई होती है कि कितने की अमाउंट आप देंगे। तो ये वादा कर रहा है कि मैं ₹100 आपको दूँगा और इसके साइन रहेंगे इसमें, ये अपने साइन कर देगा इस पर। तो ए ने अपने साइन कर दिए और एक बैंक इस पर गारंटी दे देता है। तो वो बैंक हम मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर एसबीआई इस पर गारंटी दे रहा है और ये बिल ये इसको इस आदमी को दे देता है। ध्यान से सुन लीजिए फिर से। बी ने ₹100 का सामान दिया ए को। ए ने बदले में एक वादा किया पेपर पे कि मैं आपको ₹100 दे दूँगा, आपने साइन कर दिए और यहाँ एक बैंक से गारंटी करवा ली जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें एक टाइम भी वो डाल देता है कि मैं 1 साल में दूँगा, 3 महीने में दूँगा, 6 महीने में दूँगा। इन जनरल इनकी टाइम पीरियड 3 मंथ्स की होती है, 3 मंथ से लंबे नहीं चलते। तो इसने इसको दे दिया, इसने सामान दे दिए, ठीक है? तो इसका लेन-देन हो गया यहाँ पर। अब बी जो है, बी इसको अपने पास पड़ा रखेगा। बी विल बी कीपिंग दिस बिल विद हिम एंड द लिक्विडिटी ऑफ बी इज़ रिड्यूस्ड। बी ने सामान दिया, लिक्विडिटी इसकी कम हो गई क्योंकि इसको पैसा नहीं मिला, इसको ये बिल मिला। मान लीजिए इसको पैसे की आवश्यकता है, सपोजिंग दैट बी नीड्स मनी और लिक्विडिटी, देन बी विल टेक दिस बिल टू दिस बैंक। ये बैंक के पास ले जाता है इसको, इस बैंक के पास ले जाता है। दिस बिल व्हिच इज़ विद बी इज़ टेकन बाय हिम टू दिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके पास ले जाता है पैसे लेने के लिए, ठीक है? बैंक ऐसी सर्विस देते हैं, फीस 100 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एसबीआई लिखा हुआ है एज़ इट इज़, ये बिल इसको दे देते। Now, Bank of Baroda is not having any problem. Why? Because there is the guarantee by State Bank of India. बैंक ऑफ बड़ौदा को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि एसबीआई की गारंटी है। ये बिल अपने पास ले लेता है, लेकिन इस पर डिस्काउंट करके इसको पेमेंट करे, क्योंकि इसको क्या फायदा है वरना। तो ये क्या करता है, इसको एक अमाउंट पे करता है, मान लीजिए ₹92। आप तो मैथमेटिक्स पढ़ते ही हो, तो आप निकाल लो कि इस पे कितना बट्टा काटा उसने, व्हाट इज द डिस्काउंट रेट। दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू, ये अंकित मूल्य कहलाता है और अंकित मूल्य ₹100 का है। टाइम पूरा होने पर इस बैंक को ₹100 मिलेंगे, बट इसने ए को बी को कितना अमाउंट दिया, 92। तो आपको डिस्काउंट रेट निकालनी है इसकी। तो डिस्काउंट रेट इज हाउ मच, 8%। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टे की दर। बट्टे की दर 8% बट्टा काटा, राइट? इसको ₹92 दे दिए, ये फ्री हो गया, बी को ₹92 मिल गए और इसको लिक्विडिटी आ गई, तरलता आ गई। अब इसको पैसे की कमी नहीं रही, हालाँकि इसको नुकसान हो रहा है क्योंकि इसने ₹100 का सामान दिया और बदले में इसको ₹92 मिले। तो ये आपस में डिसाइड कर सकते हैं ए और बी कि जो भी बट्टा होगा, जो भी डिस्काउंट होगा, वो हम हाफ़-हाफ़ डिवाइड कर लेंगे या फिर तुम्हें देना पड़ेगा, ऐसा कुछ उनके बीच में सेटलमेंट हो सकता है। दिस इज़ नॉट अवर इश्यू दैट दिस पर्सन इज़ सेलिंग गुड्स ऑफ द वर्थ ऑफ रुपीज़ 100 and he is getting only rupees 92. This is not our issue. These two people will settle among themselves how to bear this burden of discount. डिस्काउंट का भार कैसे आपस में सहन करना है, ये इन दोनों का आपस का मैटर है। हमें डिटेल में नहीं जाना है।
हमको तो ये समझना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 92 रुपए दिए और 8% का बट्टा उसने काटा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, थोड़ा अब देखना पड़ेगा आपको, बट बाद में देख लीजिए क्लास और। अब हमें यहाँ तक जाना है, क्योंकि बैंक रेट जो होता है वो आरबीआई से रिलेटेड है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा को भी पैसे की आवश्यकता है, तो ये उठा के इसको यहाँ पर ले जाता है। We are here assuming that Bank of Baroda is also needing liquidity. So this bank is taking this bill to the RBI. तो यहाँ पे हम लेके जाते हैं सेम बिल ₹100, ए का साइन है इस पे और यहाँ पर SBI लिखा हुआ है और given to RBI and RBI gives to this bank is 93. यहाँ पर डिस्काउंट रेट, यहाँ डिस्काउंट रेट वर्ड नहीं बोलेंगे, रीडिस्काउंट वर्ड बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज already the bill has been discounted. So you are applying discount on a discounted bill. तो आप यहाँ पर रीडिस्काउंट रेट लिखें या रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग लिखें, रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग। हिंदी में कर रहा हूँ, आप लिखेंगे पुनर्बट्टे की दर, पुनर्बट्टे ऑब्लिक पुनर्कटौती। ये कितनी आ रही है? 7%, 7%। तो आरबीआई, इसी को हम बैंक रेट कहते हैं। यही क्या कहलाता है? बैंक रेट कहलाता है। इसी को हम कहते हैं बैंक रेट। ये वाली जो रेट होती है, और 1% का मार्जिन एक बैंक रखता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा को 93 मिल रहा है और ये 92 दे रहा है, तो एक 1% का मार्जिन ये कमा रहा है। तो बैंक्स आर फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग इनकम और अर्निंग, they are not doing social service, right? So if they are paying 7%, then they must charge more than 7%. In our case it is 8%। तो बैंक कोई सामाजिक सेवा नहीं कर रहे हैं और वो पैसा उपलब्ध करा रहे हैं इन लोगों को, और खुद आरबीआई से ले रहे हैं इस बिल को देकर, तो उनको 7% देना पड़ रहा है। 7%, तो 1% मार्जिन पर वो काम कर रहे हैं। इस तरह से सिस्टम चलता है। तो ये बैंक रेट कहलाएगा। फिर से आप देख लो इसको, आई एम अगेन रिपीटिंग इट। ए है, ये बी है, और बी से ए 100 रुपए की वस्तु लेता है, इसके पास पैसे नहीं होते हैं, नो मनी इज विद ए। तो व्हाट ए इज डूइंग, ये एक बिल दे रहा है इसको, इसमें एक वादा लिखा हुआ होता है कि मैं आपको ये 100 रुपए 3 महीने 6 महीने जो भी टाइम है उसके अंदर देने का वादा करता हूँ। वादा करके, प्रॉमिस करके ए साइन कर रहा है, किसी बैंक से गारंटी करा रहा है। गारंटी कराने से इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है और इसकी मान्यता बढ़ जाती है। ठीक है। बी चाहे तो अपने पास रख सकता है इसको, या अगर उसको पैसे की जरूरत है तो आगे ले जा सकता है। तो बी क्या कर रहा है, क्योंकि हमें आरबीआई तक जाना है, इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि बी इसको यहाँ दे रहा है। So B is providing this bill to this bank, Bank of Baroda, same bill. So we are having same information here. A का साइन है, SBI की गारंटी है, ₹100 लिखा हुआ है। बदले में ये इसको 92 देता है, तो कितना डिस्काउंट रेट बनेगा? 100 रुपए पर 92 दे रहा, तो 8 रुपए जो है वो 8% डिस्काउंट रेट। और ये मानते हुए कि ये बैंक उठाकर आरबीआई के पास ले जा रहा है, तो ये कितना दे रहा है? 93। तो यहाँ पर कितना रेट हो गया? 7%। इस तरह से ये बैंक रेट काम करता है। अब बैंक रेट
सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है? हम बैंक रेट को अगर बढ़ाते हैं, 7 की जगह इसको 8 कर देते हैं, मान लीजिए थोड़ी फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट 7%, इफ इट इज़ 8% then it will become what 9%। ऐसा ये होता है। आरबीआई कहता है कि आप नीचे तक उसे इम्प्लीमेंट करो। 9% होने पर यहाँ बहुत कम अमाउंट मिलेगा इस 91 ही मिलेगा। तो ये लोग डिस्करेज हो जाएँगे कि हमें ये बिल्स का प्रयोग नहीं करना, कोई और तरीका ढूँढ मीन्स इफ बैंक रेट इज़ हायर, the banks will also increase their discount rates to the grassroots level and vice versa। अगर बैंक रेट ज़्यादा हुई तो वो लोग भी ज़्यादा कर देंगे, जिससे व्यापारी डिस्करेज हो जाएँगे, हतोत्साहित हो जाएँगे, वो ट्रांज़ैक्शन नहीं करना चाहेंगे। वो छोड़ देंगे कि हमें इतनी कमाई नहीं है और रहने देते हैं। तो इससे क्या होगा कि लेन-देन का स्तर कम हो जाएगा। अगर बैंक रेट को कम किया जाता है, 7 की जगह 6 ही कर देते हैं सपोज़, 6 की जगह 7 की जगह 6% कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ये 8 की जगह 7 हो जाएगी। तो इनको 92 की जगह क्या मिलना शुरू हो जाएगा 93। तो ये मोटिवेट होंगे ज़्यादा-ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करने के। इस वजह से बैंक रेट से हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के लेन-देन को इम्पैक्ट कर। तो ये बैंक रेट का सिस्टम है। इसमें हम कुछ नोट्स लिखेंगे, तो इसके नीचे आप नोट्स लिखिए। बस लिखिए बैंक रेट इज़ इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी इफेक्टिव मॉनेटरी कंट्रोल इन इंडिया because commercial bills are not popular in India। भारत में हिंदी मीडियम वाले लिखें भारत में बैंक दर मौद्रिक नियंत्रण की दृष्टि प्रभावी प्रभावी नहीं मानी गई, नहीं मानी जाती है, क्योंकि भारत में वाणिज्यिक बिल अधिक लोकप्रिय नहीं है। बैंक रेट को उतना अच्छा नहीं माना गया। बैंक रेट ऊपर-नीचे करने से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता हमारे देश के अंदर लेन-देन के स्तर। कारण क्या है कि वाणिज्यिक बिल यूज़ नहीं करते हैं व्यापारी ज़्यादातर। आपने देखा होगा कि व्यापारी ओरल ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा करते हैं। आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो कोई शॉपकीपर्स वग़ैरह के बारे में पिछले वाले माल का पैसा ले जाते हैं, जो माल देने वाले लोग होते हैं और नया माल छोड़ जाते हैं और वर्बल चलता रहता है। कोई बिल
बहुत कम देखने को मिलता है कि मैंने कोई सामान खरीदा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को एक प्रॉमिस एक लिख के देना पड़ रहा है। ऐसा यूजुअली भारत में नहीं होता है और भारत आपको पता है कि हम जो भी बोलते हैं, उस पर थोड़ा फ़ॉलो करते हैं। इंडियन कल्चर क्या है कि हमने ज़बान दे दी किसी को, तो हम उस पर ज़्यादातर मामले में स्टिक रहते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम ज़्यादा चलता है। औपचारिकता नहीं होती है कि हम बिल्स को लेंगे, देंगे इस तरह से। तो जब बिल यूज़ ही नहीं होते हैं, तो बट्टे की दरों को ऊपर-नीचे करने से क्या फ़र्क आएगा जब बिलों को हम काम में नहीं। मान लीजिए कोई मेडिसिन है जिसको आप काम में नहीं लेते हो, इस्तेमाल नहीं करते हो क्योंकि वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उसकी प्राइस को ऊपर-नीचे करने से उसके उपयोग को आप कैसे ऊपर-नीचे करें? तो कोई बेनिफिट नहीं है बैंक रेट को बहुत ज़्यादा छेड़ने से क्योंकि वजह क्या है कि हमारे देश में वाणिज्यिक बिल ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। So bank rate in India is not considered to be effective in monetary control. Why? Because in our country, commercial bills are not much used by the people, by the traders. They are very famous in US, UK, USA वगैरह में ज़्यादा फेमस है। हमारे देश में उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। Most of the traders they exchange goods orally on the basis of giving some words orally, not in written way. तो इस वजह से ये बिल यूज़ नहीं हो रहा है। अब उनको डिस्काउंट रेट तो इन बिलों पे लगती है और बिलों से ट्रांज़ैक्शन आप कर नहीं रहे हो, तो कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं है इसके अंदर। तो पहला नोट आप ध्यान में रखिए अगर यूपीएससी पूछता है कि बैंक रेट तो निम्न में से कौन-सा रेट व्हिच अमंग द फॉलोइंग रेट इज़ लेस इफेक्टिव? यू नीड टू राइट दिस बैंक रेट एज़ आंसर। बैंक रेट लेस इफेक्टिव है। पहला नोट्स में पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा लिखिए सिंस May 2011, the RBI has been following the policy of keeping bank rate equal to the MSF rate presently the bank rate is 6.75. The मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मई 2011 से रिजर्व बैंक बैंक दर को अंडरलाइन कर पढ़ने में दिक्कत मई 2011 से रिजर्व बैंक दर एमएसएफ दर के बाद में पढ़ेंगे हम लोग एमएसएफ दर के बराबर रखने की नीति का अनुकरण कर रहा है। वर्तमान में बैंक दर 6 बदलते रहते हैं 0.75%। ये बैंक रेट है दोस्तों।
बाद दूसरी जो दर है, पर ज़्यादा फ़ोकस करिए, रेपो रेट। रेपो दर साइन कर लें। क्या है ये लैंडिंग रेट। ये भी लैंडिंग रेट है, बी चार्ज lending rate to be charged by the RBI from the commercial। वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक द्वारा जाने एक ब्याज दर। देखिए, बैंक रेट की परिभाषा भी यही है और रेपो रेट की परिभाषा भी यही है शुरुआत में। लेकिन बैंक रेट कैसे काम करती है? फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल बिल्स की पुनर्कटौती की दर के रूप, प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिल ऐसा लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है, ये हमें देखना होगा। शुरुआती लैंग्वेज से तो पता नहीं लग रहा है। बैंक रेट भी की डेफिनेशन भी वही है और रेपो रेट की डेफिनेशन भी वही है। तो इसमें सिस्टम क्या है? तो आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर बाद में लिखेंगे के अंतर्गत इंग्लिश में मैं भी रुकूंगा इसके बाद इसके बैंक। बैंक का मतलब वाणिज्यिक बैंक। बार बार वाणिज्यिक लंबा नहीं लिख रहा। इसके अंतर्गत बैंक आरबीआई से सौंप सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद। इंग्लिश भी लिखें, रीपरचेज के अंतर्गत कोमा लगा दें यहाँ पे। बैंक आरबीआई से सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूति खरीद के वादे के आधार पर धन उधार लेते हैं। मैं समझाऊंगा एक साथ। अंडर इट कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई
on the promise of repurchase repurchase of government security which they submit the RBI. ये हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने लिख दिया है। इसमें एक टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, रीपर्चेज यहाँ पे आ रहा है। रीपर्चेज का मतलब वापस ले रहे हो आप, रीपर्चेज। मैं आपको बारंबार निवेदन कर चुका हूँ कि ये यूपीएससी की क्लास है, बहुत एकाग्रता से इसको पढ़ना होता है। हम एक स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जा सकते, तो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो हिंदी में आया, इसके अंतर्गत बैंक आरबीआई से सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, जितना भी रेपो शब्द है वो बना है इस वर्ड से, रीपरचेज। कुछ न कुछ चीज को रीपरचेज करना होगा, ये चीज आ रही है यहाँ पे। तो प्रॉमिस ऑफ रीपरचेज, सरकारी बॉन्ड, इस तरह की बातें आ रही है, तो मैं इसमें समझा देता हूँ आपको कि क्या है इस। जैसे मान लीजिए ये आरबीआई है, ध्यान से देखिए, रिजर्व बैंक, और एक मैंने बैंक लिख दिया यहाँ पर, एस। तो आरबीआई है, नीचे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी लोग आप जानते हैं। तो आरबीआई से ये बैंक उधार ले रहा है, ठीक है। इसने उधार लिया, मान लीजिए 100 रुपये। तो सिस्टम में क्या होता है कि जो आप कुछ भी ले रहे हो तो बदले में क्या दे रहे हो। जब 100 रुपये उधार लेते हैं तो साथ में ये 100 रुपये के ही सरकारी बॉन्ड वगैरह होते हैं, सरकारी प्रतिभूति भी कह सकते हो आप उनको। तो सरकारी बॉन्ड देना होता है, जमा कराना होता है। ध्यान से देखते जाएंगे। देखो फिर से बता रहा हूँ, दिस इज गवर्नमेंट बॉन्ड इन हिंदी, गवर्नमेंट बॉन्ड। आई रोट गवर्नमेंट बॉन्ड हियर। So this State Bank of India is borrowing money of ₹100, लेकिन साथ में वो क्या दे रहा है, बॉन्ड ऑफ द वर्थ ऑफ ₹100 इज बीइंग डिपॉजिटेड विद द आरबीआई। जैसे आप गिरवी रखते हो, जैसे मैं ये मार्कर रख के पैसा ले रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है। तो 100 रुपए दे रहा है रिजर्व बैंक, इसको बदले में क्या रख रहा है, सरकारी बॉन्ड रख रहा है, ठीक है। अब ये जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रॉमिस करता है, this bank promises what कि the same bond which I am giving you, I will repurchase it, मैं वापस ले लूंगा इसे, इस बॉन्ड को वापस ले। तो जब इस बॉन्ड को वापस लेगा तो आरबीआई को वो पैसा देगा। तो ये बॉन्ड को वापस उठाने की प्रॉमिस कर, रीपरचेज। रीपरचेज किसका होता है, इस बॉन्ड। इसको वापस ले लेगा और आरबीआई का पैसा आरबीआई को वापस दे। तो ये लैंग्वेज है यहाँ पर। तो सरकारी बॉन्ड रखकर, कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सरकारी बॉन्ड रखकर रेपो रेट में पैसा मिलता है, और आपको वादा करना पड़ता है कि ये बॉन्ड मैं वापस उठा के ले जाऊंगा जो भी टाइम है उसके खत्म होने पर। ये है सिस्टम। तो बैंक रेट में कॉमर्शियल बिल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये फर्क है। चेंज द पैराग्राफ देन राइट। अंडर द रेपो रेट, बैंक
can borrow for the following time period. ब्रैकेट में except the case of L R हिंदी में लिख लेते हैं। रेपो दर के अंतर निम्न अवधि के लिए कार ले सकते। ब्रैकेट में लिखिए एल आर ओ के अपवाद को छोड़, तो मैं अलग से बता दूंगा एल टी आर ओ की अपवाद को छोड़ के किस किस टाइम पीरियड के लिए अंडर द रेपो रेट बैंक्स कैन बोरो फॉर द फॉलोइंग टाइम पीरियड। जो भी टाइम पीरियड हम लिख रहे हैं एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्ट द केस ऑफ एलटीआर। रेपो दर के अंतर्गत बैंक निम्न अवधियों के लिए उधार ले सकते हैं एलटीआरओ की अपवाद को छोड़ के। ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है, मैं नोट्स में बता दूंगा। उसको हटा दो आप, तो रेपो में कितने टाइम पीरियड के लिए उधार ले सकते हैं ये हम लोग लिख रहे हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमनली लिखिए। बस लिखिए 1 डे, 3 डे, 7 डे, 14 डे, 1 डे, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज। इसको आप ऐसे कवर करो। एक सेकेंड, पहले इसको, अब इसको हम कहते हैं ओवरनाइट रेपो। में हिंदी नहीं हो पाएगी। ओवरनाइट को एक ही शब्द लिखिए, स्पेस मत डालिए ओवर और नाइट के बीच। ओवरनाइट रेपो। और ये एक दिन से ज्यादा वाले जितने भी हैं 3, 7, 14, 28, इनको टर्म रेपो कहते हैं। इनकी हिंदी नहीं हो पाएगी। टर्म जो है ज्यादा समय का एहसास देता है, इसीलिए क्योंकि 1 डे की तुलना में ये ज्यादा समय है, इसलिए टर्म शब्द आ रहा है। तो ओवरनाइट रेपो और टर्म रेपो ऐसा करके बोला जाता है। तो इस तरह से इसमें टाइम पीरियड इस तरह की है। अब हम रेपो रेट की जो चीजें हैं ये मैंने बताई आपको। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि मॉनेटरी कंट्रोल रेपो से कैसे होता है, मौद्रिक नियंत्रण रेपो से कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अगले पेज पे द आरबीआई conducts
मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म थ्रू रेपो रेट। बहुत ध्यान से पढ़िए दोस्तों। रिजर्व बैंक मौद्रिक प्रसारण प्रणाली का संचालन रेपो दर के माध्यम से करता है। मौद्रिक प्रसारण प्रणाली का संचालन रेपो दर के माध्यम से करता है। जी, निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। The English medium student should write, this can be shown as follows. इसका मतलब क्या होता है मौद्रिक प्रसारण प्रणाली का, वो मैं बताऊंगा आपको। आप पहले हम इस पर काम कर लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा आपको। दिस कैन बी शॉन एज फॉलोज। तो कुछ सिंबल्स बना के हम इसको पढ़ेंगे। इसमें आप फर्स्ट केस उठाएंगे, पहला केस। तो पहले केस में टू इंक्रीज जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी और रोजगार को बढ़ाना। अगर हमें जीडीपी और रोजगार को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहला केस उठा रहा हूं मैं, रेपो रेट के माध्यम से किन किन चीजों की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए एक एरो बनाइए। और फर्स्ट हम लिख रहे हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट को कम करता है। तो आरबीआई क्या सोचता है कि लेंडिंग रेट बैंक्स और डिपॉजिट रेट बैंक्स ये कम होगी और ये भी कम होगी। दोनों एक ही स्टेप में मैंने लिखा है। रेपो दर को कम किया जाता है तो बैंक जो लेंडिंग रेट लेते हैं, लेंडिंग रेट को हिंदी में क्या कहेंगे हम यहाँ पर?
साइड में लिख लें। डायग्राम में हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं चल पाएगा, थोड़ा ना देखना पड़ेगा। उधारी की दर, बैंकों की उधारी की दर। आरबीआई जब रेपो रेट कम करता है तो वो ये अज्यूम करता है कि बैंक्स भी अपनी लेंडिंग रेट को कम कर दें, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखिए, लेंडिंग रेट और जमा की जो दरें होती है, डिपॉजिट रेट का मतलब क्या होता है? जमा की दर। आपने अगर ध्यान को इधर उधर किया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कम समझ में आने की वजह अगर कोई बनती है तो इकोनॉमिक्स में आपका ध्यान डाइवर्ट होने से, तो आप डाइवर्ट मत होने दो और पूरी तरह से इस चीज को समझो और नोटिस भी करो। न्यूज़पेपर वगैरह में बैंक जो आपके आसपास है वहां जाकर भी आप बातचीत कर सकते हैं। यूपीएससी में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मायने रखता है। यानी कि आप गलत सोचते हैं। कई बार बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, वो अपने घर नहीं जाते, गांव नहीं जाते, पेरेंट्स से नहीं मिलते, धीरे धीरे कटना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, उनके पास टाइम, वो अपना नुकसान कर रहे हैं क्योंकि वो व्यवहारिक चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। क्या पता जो समाज में आप जा रहे हो उसकी कोई बात आपको निबंध में काम आ जाए, कोई सोशल इश्यू को अटेम्प्ट करने में काम आ जाए। होता क्या है कि उसको थोड़ा एक सही भाषा में लिखना होता है जो हम आस-पास देख रहे होते हैं। तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना कि जब-जब बैंक उधारी की दर को कम करेंगे तो जमा की दर भी कम करें, क्योंकि वो एक मार्जिन लेके चलते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे उधारी की दर, लेंडिंग रेट जो है, अब इतनी इंग्लिश आप भी रखो, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंटरव्यू वगैरह में बोल भी नहीं पा रहे हो। उधार की जो दर है, लेंडिंग रेट कहते हैं। ये मान लो अ, हम 10% मान लेते हैं देर के लिए, अज्यूम कर रहे हैं। और डिपॉजिट रेट, आप अगर एफडी वगैरह कराते हो, जमा की दर अलग अलग टाइम के हिसाब से होती है, लेकिन मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ। डिपॉजिट रेट मान लीजिए 7%। ये ऐसा गैप है, तो बैंक कितना कमा रहा है इसमें? मार्जिन कितना है? 3%। 3% का मार्जिन है, सुनते जाना आप। और अभी रेपो रेट कितना है इस समय? मैं लिखा दूंगा आपको। रेपो रेट 6.5, 6.5% रेपो रेट पर ये चल रहा है। बैंक लेंडिंग रेट 10% माना मैंने, ऐसे ही समझने के लिए। और डिपॉजिट रेट 7% मान लिया, 3% का मार्जिन, ऐसे चल रहा है। अब क्या होता है कि रिजर्व बैंक इसको 5.5 कर देता है, तो कितना कम किया? 1%। तो आरबीआई के नियमानुसार इन बैंकों को भी सबसे पहले क्या करना चाहिए? 6.5 से 5.5 किया तो ये लेंडिंग रेट को 10 की जगह क्या करेंगे? 9 करेंगे। देखना, बोर्ड पे देखना है आपको। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आप भी उस पे रहो मत। ठीक है? जब मेरी क्लास चलती है और क्लास में आता हूँ, मैं किसी से एकदम अपनी एकाग्रता में रहता हूँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में थोड़ी-सी भी डिस्टर्बेंस हुई नहीं, तो सब ऊपर-नीचे हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से देखना होता है और अगर ध्यान दोगे आप तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। 10% 6.5 की जगह 5.5 हुआ तो 10% की जगह मान लीजिए 9% क्या ये? अब बैंक इसको 9 कर रहा है और ये 7 पे चलाएगा, तो बैंक का मार्जिन कम नहीं हो जाएगा? 2% ही रह जाएगा 3 की जगह। तो ज़ाहिर-सी बात है इसको भी उसे कम करना पड़ेगा। तो ये कितनी कर देगा? 6%। तो ये गैप मेंटेन रहेगा ना, 3% का गैप मेंटेन। यूपीएससी के बच्चे को इतना समझाने की आवश्यकता नहीं होती और इतना समझाने के बाद भी अगर उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि मैं इस परीक्षा के लिए फिट हूँ या नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि कम समझ आ रहा है, तो रिपीट कर लो उस चीज़ को, छोड़ना तो कोई विकल्प है नहीं। और
चीज़ों को गिराना भी अच्छी चीज़ नहीं। मैंने समझा दिया आपको कि ले आरबीआई रेपो रेट कम करता है 1% 6.5 की जगह 5.5 तो बैंक ले रहे थे पहले 10 वो कर देते हैं 9 तो डिपॉजिट रेट भी कर देंगे वो 7 की जगह 6। अगर ये इसको आधा कम करते हैं तो इसको आधा नीचे लेके जाएँगे, लेकिन यही रहेगा। So if repo rate is down, then lending rate to be charged by the banks from the customers will also be down. And assuming that banks earn a fixed margin, then they will have also to reduce, deposit rate. तो रेपो रेट के गिरने से ये दोनों के दोनों डाउन होंगे। अब सुनते जाना। इसके बाद लेंडिंग रेट भी गिरी, डिपॉजिट रेट भी गिरी, तो डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी ऑब्लिक लिक्विडिटी एक ही बात है। मनी से भी आप ट्रांज़ैक्शन करते हो ना, लिक्विडिटी भी ट्रांज़ैक्शन के काम आती है। एक ही बात है ये। डिमांड फॉर मनी ऑब्लिक लिक्विडिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पिछली वाली क्लास में आपको मैंने क्या बताया था? आइए, टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा ना इस चीज़ रट के आप कितने दिन चले जाओगे? ये था, यहाँ पे डिमांड फॉर मनी था। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट था। अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ हो, I1 है या I2 तो आपकी डिमांड फॉर लिक्विडिटी यहाँ पर है। डिमांड फॉर मनी को या लिक्विडिटी को यहाँ पर है। और अगर मैं इस ब्याज दर को कम कर दूँ यहाँ पर ले आऊँ, ये बढ़ी है ना? और मैं पिछली वाली क्लास में भी आपको कह रहा था कि कोई सी भी ब्याज दर हो, चाहे जमा की हो या फिर उधारी की हो, ब्याज दर गिरेगी तो आप मनी की डिमांड ज़्यादा करोगे। और मैं एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ आपको, ये तो थ्योरी हो गई ना, आपको दिख रहा है। तो आप ये देखिए कि डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी ये क्या होगी? बढ़ जाएगी। हम ज़्यादा पैसा रखना चाहेंगे अपने पास। अब आप शांतचित्त होके इसको समझो, अगर आपको कोई पैसा उधार दे रहा है, कम ब्याज पे दे रहा है, तो आप बिज़नेस वग़ैरह में लगाने के लिए सोचोगे क्योंकि ब्याज कम लग रहा है। तो उधारी की दर कम होने पर आप ज़्यादा उधार लेना चाहोगे, कई सारे लोग ज़्यादा उधार लेना चाहेंगे, ये तो बात अलग हो गई। ज़्यादा उधार लेंगे तो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब डिपॉज़िट रेट को देखते हैं, बैंकों में अगर आपको कम ब्याज मिलता है, जमा की दर गिर जाती है, आप बैंकों में नहीं रखना चाहोगे उस आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपको कोई वस्तु खरीदनी है, कोई अ, सोना लेके आना, कोई भी चीज़ लेके आनी है, गाड़ी लेके आनी है, तो आपको लगेगा कि मुझे ब्याज नहीं मिल रहा है बैंक से तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं वो चीज़ ही लेके आ जाऊँ। तो आप क्या करोगे कि पैसे को निकालना चाहोगे। तो इस तरह से डिपॉज़िट रेट के गिरने से और लेंडिंग रेट के गिरने से डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब अगर डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा? डिमांड फॉर गुड्स बढ़ेगा। क्योंकि हम पैसे को क्या करेंगे? यूज़ करना है ना, डिमांड फॉर गुड्स, वस्तुओं की माँग, वस्तुओं की माँग बढ़ेगी। डिपॉज़िट रेट और इनके गिरने से मनी की डिमांड बढ़ेगी और मनी जो होती है कोई न कोई वस्तु की माँग को दिखाती है। जैसे जैसे आप अपने फ़ादर से पैसे माँगते हो, ये पैसे भेजो या दे दो, तो वो पूछेंगे ना कि क्या मकसद है इसका? क्यों माँग रहे हो?
तो आपको कुछ न कुछ वस्तु या इस तरह की बातें बतानी पड़ेगी उनको, तभी तो जस्टिफ़ाई कर पाओगे कि मनी की डिमांड क्यों कर। दूसरी बात, आप बैंक में लोन लेने जाते हो और उनको कहते हो कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक मैनेजर आपको पूछेगा कि किस लिए? या आप उनको ये कहोगे कि नहीं बस ऐसे ही मैं तो आ गया था पैसे लेने, तो मैं ज़रूरी नहीं समझता आपको बताना। तो वो कहेंगे गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, अगर आप ज़रूरी नहीं करते हो तो मैं बताना पड़ेगा आपको कि आपको किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो जो भी धन की माँग होती है वो उद्देश्यपूर्ण होती है। उसका कोई न कोई पर्पज़ होता है और ये पर्पज़ वस्तुओं में होता है। तो डिमांड फॉर गुड्स बढ़ जाएगी और फिर यहाँ कीनेजियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर डिमांड फॉर गुड्स बढ़ती है तो जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट साथ-साथ चलते हैं। लेकिन ये किन्स के अर्थशास्त्र के अनुसार है, मतलब एज पर कीनेजियन इकोनॉमिक्स, किन्स के अर्थशास्त्र के अनुसार। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आपने निवेश का वक्र भी देखा होगा, याद आ रहा होगा आपको कि ब्याज दरें कम होने पर निवेश बढ़ जाता है। और निवेश क्या है? मैंने आपको बताया था कि उत्पादन क्षमता बढ़ने वाली या बढ़ाने वाली चीज़ों को हम खरीदते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट। बोर्ड को हम खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट, कैमरा हम खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट। फाइनली ये है तो वस्तुएँ। तो जब हम ये वस्तुएँ ज़्यादा खरीदेंगे तो उन कंपनियों को ज़्यादा माँग मिलेगी, वो ज़्यादा उत्पादन करेगी, ज़्यादा उत्पादन करने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा साथ में। इस तरह से ये सिस्टम। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रेपो रेट में चेंज करके जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करते हैं। और कोरोना पीरियड के बाद में आपने देखा होगा कि किस तरह से इकोनॉमीज़ के अंदर, क्योंकि कोरोना में इकोनॉमी को जान फूँकने के लिए हमने ब्याज दरों को कम किया, रेपो रेट वगैरह इनको कम किया, जिससे क्या हुई, ये डिमांड बढ़ी। मनी की माँग बढ़ते हुए वस्तुओं की माँग बढ़ी और फिर जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई। इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो पहला केस जो हमारा था, वो क्या था, टू इंक्रीज़ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी और रोज़गार को बढ़ाना, ये पहला है। दूसरा लिखिए सेकंड, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, जो अभी का केस है इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर यही इश्यू चल रहा है ना। लगातार अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने क्या किया? ब्याज दरों को बढ़ाया है लगातार। बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्याज दरों को इंक्रीज़ किया है, अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने। हमने यहाँ रेपो रेट बढ़ाया है, तो आप इस चीज़ को तो इसमें इस तरह की प्रक्रिया फ़ॉलो की जाएगी, उसी तरह का डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाएँगे। तो इसमें रेपो रेट को बढ़ाना है हमें, ठीक है? रेपो रेट बढ़ता है, उसके बाद में तो थोड़ा बीच में, राइट? अब के नीचे एरो बना के, जब रेपो रेट बढ़ता है तो उधारी की दरें भी बढ़ती है, तो आपने देखा होगा हाउसिंग लोन, कई तरह के जो लोन हैं, सारे महँगे चल रहे हैं अभी। तो लेंडिंग रेट ये बढ़ाएँगे बैंक, और मैंने आपको बोला था कि एक मार्जिन बैंक्स रखते हैं, तो डिपॉजिट रेट भी बढ़ेगी।
यानी जो लोग जमा कराते हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। सीधा-सीधा गणित आप ध्यान रखो, रेपो रेट की डायरेक्शन में ये दोनों जाएँगे, ठीक है? आप ज़्यादातर इसी को पढ़ते हो, लेकिन मैंने साथ में इसको भी डाला। यूपीएससी है ये, थोड़ा-थोड़ा फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क बन जाता है। आपको इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि रेपो रेट बढ़ रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ब्याज दरों पर? आपने कह दिया लेंडिंग रेट बढ़ेगी, इसको छोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि डिपॉज़िट रेट जो जनता को मिलती है, उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कई हमारे अच्छे भाग्य होते हैं, तब हम इंटरव्यू तक जाते हैं। वहाँ एक छोटी-सी बात से पीछे हो जाएँ अगर हम, तो ये किसी को मंज़ूर नहीं होगा ना। तो हम क्यों इसमें कोताही बरतें? थोड़ा ज़ोर ही तो पड़ेगा क्लास में। ठीक है, आप ही के लिए है ये सब। तो रेपो रेट बढ़ेगा तो लेंडिंग रेट, डिपॉज़िट रेट दोनों बढ़ेगा। तो जो डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी है, जो हमने यहाँ पे लिखा, इस केस में ये डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी ये कम हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर हम डिमांड फॉर मनी ऑब्लिक तरलता बोलो, मुद्रा बोलो, से लेन-देन कर सकते। वैधानिक मुद्रा अलग चीज़ है, जिसमें आप सरकारी धन मनी की बात करें। अदरवाइज़ तो जिससे लेन-देन चेक भी तरलता है, तो वो मनी भी है, कि लेन-देन दोनों से कर सकते हैं। तो डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी इनके ऊपर जाने से नीचे आ जाएगी। लोग धन की और तरलता की कम माँग करेंगे। एक तो उधार ज़्यादा रेट का मिल रहा है, तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा क्या कि बैंक में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है हमें, तो हम एफडी कराना पसंद करेंगे ना, कि भई चलो इवन बिज़नेसमैन भी क्या सोचता है, अगर अच्छी डिपॉज़िट रेट हो, तो बिज़नेसमैन सोचेगा कि बिज़नेस करने की जगह मैं जमा ही करा दूँ पैसे, मुझे बिना रिस्क का पैसा मिलेगा। तो डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी कम हो जाती है इससे। हम बैंक में पैसा रख देते हैं और उधार भी नहीं लेते। इसके बाद क्या होगा कि जो मनी की डिमांड और लिक्विडिटी की डिमांड है, वो डेरिवेटिव डिमांड है। स्वतंत्र रूप में हमें मनी की क्या आवश्यकता है? क्या ज़रूरत है उसकी? वस्तुएँ खरीदनी होती है, सिंस वी नीड गुड्स देयरफॉर वी डिमांड मनी। So indirectly you can say demand for money is the demand for goods. So if demand for money or liquidity is lesser than before, then you can say demand for goods is also lesser than before. Demand for goods ये कम हो जाएगी। मुद्रा की माँग की कमी से इसमें कमी आ गई। डिमांड फॉर गुड्स कम होगी, तो मतलब मुद्रा वस्तुओं की माँग कम होगी तो प्राइसेज़ ऑफ गुड्स और इन्फ्लेशन विल बी डाउन। इस तरह से ये अ, आप समझ सकते हो। तो इस समय पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है कि हम रेपो रेट वगैरह बढ़ा के किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म कहते हैं। एक नोट्स हम इसके नीचे लिखेंगे, तो आप इसके नीचे नोट्स बस लिख अंडर मॉनेटरी ट्रांसमिशन सेंट्रल
सेंट्रल इम्पैक्ट इम्पैक्ट्स रियल सेक्टर इकोनॉमी 2022 की में ये वर्ड आया था, रियल सेक्टर इकोनॉमी। ये वर्ड ध्यान रखिए, अंडर मॉनेटरी ट्रांसमिशन द बैंक इम्पैक्ट्स रियल सेक्टर इकोनॉमी, और एक और नाम है इसका, गुड्स सेक्टर इकोनॉमी। ट्रू। इंटरेस्ट रेट चेंज, मौद्रिक प्रसारण प्रणाली में एक प्रश्न भी मैं डिस्कस करूंगा, 22 की पीटी में आया हुआ था और इतना डिफिकल्ट सवाल था, इसलिए कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कि क्लास में लेवल क्या होना चाहिए। शुरू से एक अच्छा लेवल मेंटेन करता रहा हूँ, तो लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन जब पेपर आता है तो उनको लगता है कि हाँ, ये पढ़ा जाना चाहिए। तो बहुत टफ-टफ सवाल यूपीएससी करता है आजकल। कभी ईज़ी देता है तो कभी बहुत ज़्यादा टफ दे देता है। 2022 का पीटी पेपर रियली बहुत टफ था। Impacts real sector economy or goods sector economy. You should also underline this word goods sector. Through interest rate changes, मौद्रिक प्रसारण प्रणाली में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में परिवर्तन करके वास्तविक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, वास्तविक ओब्लिक वस्तु क्षेत्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। के नीचे एक एरो बना लो। तो ये क्या मतलब है इसका? तो मैं समझाता हूँ अब। एक डायग्राम हमें बनाना होगा। इकोनॉमी के 2 टुकड़े किए जाते हैं, 2 भाग उनमें किए जाते हैं कई बार। थोड़ा-सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। मॉनेटरी इकोनॉमी को नॉमिनल इकोनॉमी भी कहते हैं। एक होती है रियल इकोनॉमी, गुड्स सेक्टर इकोनॉमी, रियल सेक्टर इकोनॉमी भी, सेक्टर वर्ड लगा देते हैं। तो इसमें जो वस्तु सेवा की प्रोडक्शन, जो कमोडिटीज़ हम पैदा करते हैं, वो रियल इकोनॉमी में आता है। जीडीपी और इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, इस तरह के जो जो हमारी वास्तविकता को दिखा रहे हैं, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, जिसको हम फ़ील करते हैं। इस तरह की चीज़ें जैसे कि हम प्रोडक्शन, कंज़प्शन,
इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने ये बोर्ड खरीदा, इसको इन्वेस्ट किया, ये वस्तु है, गुड्स है, रियल है, इसको हम रियल इकोनॉमी बोलते हैं, जिसमें वस्तु सेवा की प्रोडक्शन बेसिकली शामिल होती है। और इसके अंदर आप बात करते हो, मनी की बात करते हो, मनी आती है। अगर आप वस्तुओं को हटा दें, जैसे कि गुड्स को हटा दें, तो मनी वस्तु नहीं है, मनी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मान लीजिए हम कहते हैं कि व्हीट नहीं हो, टमाटो, वेजिटेबल्स, कोई भी चीज़ नहीं हो, तो आप मनी का क्या करोगे? तो मनी को रियल नहीं माना गया, मनी को नॉमिनल माना। तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो होता है, उसमें क्या होता है कि ब्याज दरों को बदल कर, ब्याज दर किसमें आती है? इस क्षेत्र में आती है, इंटरेस्ट रेट। तो ये इंटरेस्ट रेट में चेंज करके इसको इम्पैक्ट किया। इसमें जो बदलाव आते हैं, उनको इसमें भेजा जाता है। जैसे सिग्नल्स होते हैं, जैसे आप कहते हो टीवी के सिग्नल, सैटेलाइट सिग्नल देता है, टीवी कैच करता है। ऐसे मॉनेटरी सिग्नल इसमें भेजे जाते हैं, ट्रांसमिशन किया जाता है। ब्याज दरों को कम करना, बढ़ाना, फिर इसके ऊपर इम्पैक्ट को। तो इसको हम कहते हैं रियल सेक्टर, इसको कहते हैं नॉमिनल सेक्टर या मॉनेटरी सेक्टर या मॉनेटरी। तो जो इसमें चेंज करके इसमें हम कोई भी परिवर्तन लाना चाहेंगे, तो फाइनली तो यही होती है रियल इकोनॉमी। तो केन्स से पहले जो लोग क्लासिकल लोग थे, केन्स से पहले उनका ये कहना था कि मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। लेकिन केन्स ने कहा कि नहीं, मनी से इसके ऊपर फर्क पड़ता है। ब्याज दरों को ऊपर नीचे कर दो अगर आप, तो निवेश, इन्वेस्टमेंट will be impacting, and when investment is higher or lower, then aggregate demand will be changed. Aggregate demand will change the GDP and employment. तो मॉनेटरी सेक्टर का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं रियल सेक्टर, ये है मॉनेटरी सेक्टर। 2022 का पीटी पेपर अगर आप देखते हो, तो उन्होंने 4 चीजें दी और पूछा कि रियल सेक्टर इकोनॉमी में क्या आएगा। 4 चीजें दी जो मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, वो मैं बताता हूँ आपको। 4 चीजें कौन-कौन सी दी उन्होंने। एक दिया कि टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूसेस क्लॉथ। एक टेक्सटाइल मिल कपड़ा बनाती है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, लैंग्वेज हूबहू नहीं भी हो सकती। अ टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूसेस क्लॉथ, अ फार्मर हार्वेस्ट क्रॉप, अ फर्म टैक्स लोन। तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, दो तो मेरे को पूरी तरह से। अ फर्म इश्यूज बॉन्ड्स, ऐसा कुछ है लास्ट वाले में, दो में। लेकिन अब मैं ये एग्जांपल बना रहा हूँ, इसे मान के चलिए अगर कोई आपको पूछे कि रियल सेक्टर में क्या आएगा, टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूसेस क्लॉथ, ए फार्मर हार्वेस्ट क्रॉप, ए फर्म टेक्स लोन, ए फर्म इश्यूज बॉन्ड्स। ये दो चीजें मनी से रिलेटेड हो जाती, मनी या फाइनेंस से। तो ये रियल सेक्टर में नहीं आएगी। टेक्सटाइल मिल कपड़ा बनाती है, तो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, रियल सेक्टर में वस्तु सेवा की प्रोडक्शन। और एक फार्मर हार्वेस्ट, मतलब काट रहा है, फसल काट रहा है। ये दो चीजें रियल सेक्टर के अंदर है। आप पेपर देख लेना, आप खुद उसको आंसर कर पाओगे। तो दोस्तों, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके रियल सेक्टर इकोनॉमी को हम इम्पैक्ट करते हैं, जिसको गुड्स सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, और उसमें वस्तु सेवा का उत्पादन, उपभोग वगैरह इस तरह की चीजें उसमें होती है। तो ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मुख्य लक्ष्य है। तो नोट्स में हमने एक नोट लिखा है, अब दूसरा नोट लिखिए सेकेंड। प्रेजेंटली की रेपो रेट
इस 6.5 वर्तमान में रेपो दर 6.5% है। तो आपको ध्यान मतलब नोट्स में हमारा ये चल रहा था, पहला तो मैंने मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म आपको नोट्स में बताया, नोट्स के अंदर ही फर्स्ट में, और दूसरा नोट में ये लिखना है आपको, प्रेजेंटली द रेपो रेट इज 6.5%। और एक और नोट लगाइए तीसरे नंबर का, जो LTRO वर्ड आया था, तीसरे नंबर का नोट लगाइए। अंडर LTROs लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन RBI provides liquidity to the banks for the long run of up अभी तक का जो उसका है, कोरोना के पीरियड में शुरू किए थे ये LTROs। तो हिंदी में हम लोग लिख रहे हैं LTROs ऑपरेशन में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को 3 वर्ष 3 वर्ष तक के लिए तरलता उपलब्ध करवाई जाती है। कोरोना पीरियड में RBI ने ये नया मॉडल शुरू किया था, आप ये ध्यान रखिए, LTROs लॉन्ग टर्म, ये वर्ड ही कह रहा लॉन्ग टर्म। और इकोनॉमिक्स में 1 साल से ज्यादा का जो पीरियड होता है, 1 ईयर से ज्यादा का, उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। तो सेंट्रल बैंक ने बैंकों को 3 साल तक के लिए तरलता उपलब्ध कराई थी इनके अंडर में, LTROs, जो लंबे समय का था। ये पहली बार उन्होंने शुरू किया था 2020 के आसपास, ये एक्सेप्शन था। अदरवाइज तो सेंट्रल बैंक रेपो के अंतर्गत हमने जो बोर्ड पे लिखा, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिन ऐसे उधार देता है, और यही उसका रूटीन है। ये बीच बीच में उसने किया था, और वो भी इसलिए किया कि कोई खास क्षेत्रों को मदद दिलाने के लिए। RBI ने बैंकों को कहा कि आप उन्हीं क्षेत्रों में पैसा डालेंगे जो मैं इसमें दे रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य रूप से आप इस पैसे को देश में नहीं लगा सकते। तो LTRO एक अलग मॉडल RBI ने चलाया था। कुछ क्षेत्रों में पैसे की कमी हो रही थी और उनको उठाना था, उनके लिए RBI ने शुरू किया। तो LTRO एक अपवाद है, अदरवाइज रेपो दर के अंदर बहुत कम समय के लिए पैसा देता है सेंट्रल बैंक वाणिज्यिक बैंकों को,
ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन का, ये मैंने जो बोर्ड पे लिखाया था। इस अपवाद को आप छोड़ दें और बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि सरकारी बॉन्ड रखने हैं और टाइम पूरा होते ही मान लीजिए 7 दिन का रेपो है, तो 7 दिन होते ही आपको उस बैंक को जाना पड़ेगा, वो बॉन्ड उठाने पड़ेंगे और रिज़र्व बैंक को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है। तो रीपर्चेज़ शब्द आता है रेपो के अंदर कि जो आपने रखा उसको रीपर्चेज़ कर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, वो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म कैसे चलता है, वो एक स्टेप वाइज़ आपको बताया था और मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म क्या है, ये मैंने नोट्स में आपको तो थोड़ा-सा आज की क्लास हो सकता है वैसी लगी हो आपको, तो थोड़ी टफ आप रिपीट कर लेना। मैं कल आपसे मुलाकात करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।